जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के आपके YouTube चैनल टारगेट विथ विश्राम सिंह में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। जो आपको बता दें कि क्लास 1 में हम जो बताए थे कि राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था, तो आज का क्लास 2 होगा और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्लास 2 क्लास 1 हो चुका है, जो 100 से अधिक लोगों ने अपना प्यार जताया है उस वीडियो पर। तो इस क्लास में आज हम यही पढ़ेंगे, आगे का जो पार्ट है जो वहां तक हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। और दोस्त आपको बता दें कि आर्टिकल 52, 53, 54 ये सब हम लोग वहां पर पढ़ चुके थे। पढ़ मीन्स कि पूरे क्लास 1 में हम लोग पढ़ने की कोशिश किए थे कि कौन कौन उनके मतदान में भाग लेते हैं, कौन कौन निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं, और क्या क्या ट्रिक है पकानी से लेके पकानी मतलब कि राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रधान और निर्वाचन, ये टोटली चीज हम लोग पढ़ चुके थे। कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एमएलए एमपी का वोट कितना होता है, राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या है, आर्टिकल 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़कर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ और राष्ट्रपति क्लास 3 में कुछ राष्ट्रपति से संबंधित बातें पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो वोट देते हैं और सांसद वोट करते हैं। जो दिल्ली और पंडिचेरी के भी जो विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो वोट करते हैं। तो वोट कितना होता है, और दोस्त आपको बता दें कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं करते हैं। तो यही चीज आज हम पढ़ने की कोशिश करें कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकलता है, एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना होता है, टोटल राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितना वोट आता है और कितना परसेंट अगर हो जाए तो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। ये सब पर हम आज बात करेंगे। तो आइए एक एमएलए के वोट का वैल्यू हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकलता है। आपसे कोई पूछ दिया जाए कि एक एमएलए के वोट के वैल्यू, ये देखिए एक एमएलए के वोट के वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो राज्य की जनसंख्या बाटा राज्य का जो भी निर्वाचित एमएलए हैं गुणे 1000 कर देंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए राज्य की जनसंख्या बाटा, और देखिए राज्य की जनसंख्या हो गई और टोटल इस राज्य में कितने विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। जैसे राज्य का एमएलए गुणे 1000। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो सूत्र है, ये एक एमएलए के वोट के वैल्यू आपको निकाल के ये दे देगा। क्या समझे कि एक विधानसभा के सदस्य के राष्ट्रपति के निर्वाचित वोट डालने के लिए कितना वैल्यू होता है वो निकाल देगा। अगर सबसे ज्यादा वोट की बात करें तो यूपी में, और सबसे कम सिक्किम में मिलेंगे, क्योंकि सिक्किम में कम से कम 7 वोट आते हैं, यूपी में 208 वोट आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके राजस्थान में 29। तो ये चीज अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। और वहीं अगर एक एमपी की बात करें, एक सांसद की बात करें कि एक एमपी के वोट के वैल्यू कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो दोस्त आपको बता दें कि एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद के वोट, तो कुल एमएलए का वोट बाटा कुल सांसद की संख्या। देखिए कुल एमएलए का वोट अब बाटा कुल निर्वाचित सांसद की संख्या, कुल सांसद की संख्या, ये एक आपको एमपी का वोट निकल के सामने आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आज के क्लास में एक एमएलए के वोट के वैल्यू कैसे निकलता है। तो बिहार का मान लीजिए, बिहार के एमएलए के वोट की वैल्यू निकालना है। तो बिहार के टोटल जनसंख्या जैसे 10 करोड़ 11 करोड़ बाटा राज्य के टोटल निर्वाचित विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो गुणे 1000 कर देंगे तो एक एमएलए का वोट लगभग में जो भी है वो आ सकता है। वहीं एमपी की बात करें तो कुल एमएलए का वोट और बाटा कुल सांसद की संख्या, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से आप इनके वैल्यू को निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित सवाल पूछ दिया जाएगा, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा। और दोस्त आपको बता दें कि नोट में आप लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि भारत में 29 राज्य के वोट को मिलाने पर
एमएलए का अगर कुल वोट की बात की जाए ना तो 5,49,495 वोट आता है। जैसे 29 राज्य के एमएलए का वोट कितना, 5,49,495 वोट। ये देखिए 29 राज्य के एमएलए का जो वोट है 5,49,495, जबकि एमपी का वोट भी इसी के लमसम आएगा 498। ये टोटल जोड़ देंगे, इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये चीज आप समझ चुके होंगे। 11 लाख ये देख सकते हैं, 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। और राष्ट्रपति कब चुना है, इसके 2+1 इतना अगर आ जाता है, मतलब कि 50+1 अगर वोट आपको मिल जाता है, कोई भी उम्मीदवार, राष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार है वो खड़ा है चुनाव में और उसको 50+1 अगर मिलता है वोट, जिससे 11 लाख का 2 5 लाख 5.5 लाख हो गया, अब +1 कर देंगे तो वही उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। और दूसरा सवाल आता है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि भी कुछ होती है दोस्त, वो भी कभी कभी जब्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि की दोस्त बात कर ले कि राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या है। जमानत राशि ये देखिए राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या है। तो दोस्त आपको बता दें कि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई में जमा करना पड़ता है। आरबीआई में ये सवाल पूछा जा सकता है, 15,000 रुपया कहाँ आरबीआई में जमा करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से पहले राष्ट्रपति जो जमानत राशि है वो कहाँ जमा करते हैं, आरबीआई में, एसबीआई में, पीएनबी में। तो आपको आरबीआई में जमा करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो जमानत भी जब्त हो जाएगा। 1/6 से कम अगर वोट लाते हैं तो 1/6 से कम वोट ये जब्त हो जाएगा आपका 15,000 रुपया। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये अपमान की स्थिति आ जाती है, वो उम्मीदवार को अपमान के तरीके से देखा जाता है, उसको शिकायत हो जाती है अगर जिसकी जमानत राशि जब्त हो जाए। तो ये चीज आप याद रखिए दोस्त। और नेक्स्ट हम आर्टिकल में आज पढ़ेंगे कि 54 के बाद 55 जो आर्टिकल है, जो 55 आर्टिकल है, अनुच्छेद 55 ये आपको बताया था अनुच्छेद 55 में कि इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं, इसे राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। कुल अगर बात करें तो कुल वोट बाटा कुल प्रत्याशी +1 -1 ऐसे करके याद रखते हैं इसको। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आर्टिकल 56 की दोस्त बात कर लें। आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 क्या कहता है। तो दोस्त आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले अगर सीट खाली हो जाती है, राष्ट्रपति की 5 वर्ष से पहले भी अगर सीट खाली हो जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा ना, जो 5 वर्ष के लिए नया राष्ट्रपति आता है, न कि जो जितने समय बचा हुआ है, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आता है, वहां से फिर 5 वर्ष जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रपति के जनरली कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए कोई भी अगर राष्ट्रपति नहीं आता है, आएगा तो 5 साल के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है, लेकिन जबकि भारत में ये 5 साल का होता है। ये चीज आप याद रखिए, नोट में ये लिख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 4 वर्ष का होता है। आर्टिकल 57 में दोस्त हम आपको बात कर लें कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। एक ही जो राष्ट्रपति है ना, ये दोबारा चुन कर आ सकता है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं, उसके बाद कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो दोबारा निर्वाचित होकर आ जाए। तो ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि सवाल तो याद रखना पड़ेगा। गर्मी बहुत है तो एक ही राष्ट्रपति है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दोबारा चुनकर आए हुए हैं। तो ये आर्टिकल 57 में कहता है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो वहीं अगर नेक्स्ट आर्टिकल की दोस्त बात कर ले कि आर्टिकल 58 क्या है, तो ये है योग्यता। योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति का। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। तो दोस्त हम आपको बता दें कि वह तो कम से कम जो नॉर्मल है योग्यता, भारत का तो आपको नागरिक होना ही चाहिए, क्योंकि भारत का सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपके पास होना चाहिए। 35 वर्ष की कम से कम आयु आपकी होना चाहिए, आप 35 वर्ष का होना चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा आप हो सकते हैं। तीसरा है लोकसभा के सदस्य बनने की आपके पास योग्यता होना चाहिए, आपके पास योग्यता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि संसद का पार्ट होता है, संसद का भाग होता है राष्ट्रपति, और इसी 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही पूरे संसद का निर्माण हुआ है। तो ये चीज आप समझ लें। और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 40 प्रस्तावक, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 40 नहीं 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक आपके पास होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, यही आपको नहीं मिलते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। क्या समझे? ये देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल का उम्र होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, और चौथा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के योग्यता चुनाव लड़ने के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट आर्टिकल 59 की हम बात कर ले कि आर्टिकल 59 क्या है। तो दोस्त आपको बता दे, अनुच्छेद 59 कुछ दशाएं हैं, शर्तें हैं, कंडीशन है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। क्यों? पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये चीज आप याद रखिए। पागल और दिवालिया ना हो, कोई लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। लाभ के पद मतलब क्या? कोई सरकारी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, सरकारी कोई पेमेंट नहीं लेना चाहिए उस राष्ट्रपति को, ये चीज आप याद रखिएगा। सांसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सांसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो, ये शर्तें ये लिखी गई है आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के लिए। और दोस्त नोट में आप लिख लीजिए कि सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, तो आपको पहले सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो सरकारी नौकरी को लाभ का पद माना जाता है, जबकि आपको बता दें सांसद, मंत्री, विधायक ये लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। क्या समझे? ये देखिए, ये चीज आप समझिए, ये नोट में आप लिख लीजिएगा। और वहीं आर्टिकल हम 60 की दोस्त बात कर ले तो शपथ दिलाने के लिए आर्टिकल 60 को बनाया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, ये चीज लिखा हुआ है इसमें। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वही करती है। मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और एक बात आपको बता दें कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो शेष जो 30 न्यायाधीश है ना, उनमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। ये चीज आप याद रखिए। और राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्ति मिली हुई है, अनुच्छेद 72 के तहत कुछ न्यायिक शक्ति मिली हुई है। और एक बात और याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 61 भी आप याद रखिए, महाभियोग। तो ये चीज 60 में शपथ लीजिए, 61 में महाभियोग। अगर आप असंवैधानिक कोई कार्य कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको महाभियोग के तहत पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये चीज आप समझ चुके होंगे। और दोस्त आपको बता दें कि कितना महत्व है, ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि कुछ राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्ति भी मिली हुई है। न्यायिक शक्ति इन सेंस की अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है, अपने मन से कुछ नहीं करता है राष्ट्रपति। आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति क्षमा करने से पहले किस मंत्रालय की सलाह लेता है, तो गृह मंत्रालय से सलाह लेता है। और 5 प्रकार के सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति
क्षमा, लघुकरण, प्रतिहार, विराम, प्रतिलंबन, ये जो संवैधानिक वर्ड है ना, ये चीज आपको याद रखना। क्षमा के मतलब क्या? एक्सक्यूज। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है। कोई भी सजा हो राष्ट्रपति के पास, अगर राष्ट्रपति चाहे तो पूरी की पूरी माफ कर सकता है उस सजा को। वहीं लघुकरण की बात करें, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं किंतु समय नहीं घटाता है, सजा के प्रकृति को बदल देता है। जो सजा, जैसे एग्जाम्पल में फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल के कठोर सजा को 10 साल के साधारण सजा में बदल सकता है। क्या समझे? जैसे फांसी की सजा है, आपको आजीवन कारावास दे दिया, जैसे 10 साल के आजीवन कारावास है, कठोर सजा है, उसको साधारण सजा में बदल सकता है। तो ऐसे उसके प्रकृति को बदल सकता है, सजा को नहीं बदल सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे प्रतिहार, प्रतिहार क्या है? इसमें राष्ट्रपति समय को घटाता है। क्या समझे? इसमें राष्ट्रपति जो भी है समय को घटाता है, जबकि प्रकृति को नहीं घटा सकता है। जैसे इसमें आपको बता दें कि 10 साल के कठोर सजा को ये 5 साल कर सकता है, लेकिन 5 साल का कठोर सजा आपको मिलेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। क्या समझे? इनका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता, ये नोट में लिख लीजिए, क्योंकि प्रतिहार में जो है क्या समय को घटा सकता है। 10 साल के ये फांसी की सजा में इसका प्रयोग नहीं होता है। विराम की अगर दोस्त बात करें तो मान लीजिए कोई कैदी है, कोई वो उसकी जो स्वस्थ है वो उचित नहीं है, स्वस्थ अभी अस्वस्थ है, तो उनकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं अगर नेक्स्ट बात कर लें प्रतिलंबन, तो राष्ट्रपति जब फांसी की सजा कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है, फांसी की जो भी सजा है कुछ समय के लिए रोक लगाता है, उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी याचिका दायर अपील कर सके राष्ट्रपति के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए इसके फांसी की सजा को रोक दिया जाता है। जो भी कैदी के अंदर है, मन में है, वो अपील कर सकता है, फिर से जांच करा सकता है कि हम गलती नहीं किए हैं, हम ये प्रूफ आपको देते हैं। तो ये है राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। और आगे भी पढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियां तो हो गई, आपको विधायी शक्तियां पढ़ेंगे और बहुत सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, वो चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास इतना ही, और फिर क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।